Hello students, last class we discussed about characteristics of sound, right? So let's continue the topic. पर इस बार देखेंगे कि हम स्पीड ऑफ साउंड किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है. व्हाट आर द इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स. लेट्स सी व्हाट आर दोज फैक्टर्स. ठीक है. सो स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया इज डिफरेंट. ठीक है. तो स्पीड ऑफ फैक्टर्स जो है, अगर मीडियम की बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये ट्रैवल करता है विथ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया, राइट. सो एंड वो इसलिए होता है बिकॉज साउंड ट्रैवल्स इन अ मीडियम ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल. For example, speed of sound in different medium like air, water, iron is different. At room temperature, speed of sound in air is 344 meter per second. Speed of sound in water will be 1500 meter per second, and the speed of sound in iron will be 5130 meter per second. So in general देखा जाए तो sound travels slowest in gas, faster in liquids and fastest in solid. सबसे ज़्यादा स्पीड सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैसेस में. और वो ये पिक्चर से क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा. सॉलिड्स में क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड्स के वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, सो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बहुत इजीली हो जाता है. लिक्विड में कंपेयर टू सॉलिड थोड़ा कम होता है. क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है. और गैस के बारे में देखा जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है. इसीलिए स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, सबसे स्लोवेस्ट होता है गैसेस में. ठीक है. इसके अलावा भी इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. ये तो मीडियम की बात हुई. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. ठीक है. मतलब विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ द साउंड ऑल्सो इंक्रीजेस. एक सिंपल से इस चीज को बताओ तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर विल बी मोर ऑन अ हॉट डे देन ऑन अ कोल्ड डे. ठीक है. तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ स्पीड जो है साउंड का वो भी इंक्रीज होता है. तो ये एक सेकेंड फैक्टर हुआ. थर्ड फैक्टर ये है कि वो डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर. ह्यूमिडिटी ऑफ एयर में इन द सेंस, अगर एक एग्जांपल, स्पीड ऑफ साउंड ड्राई एयर में कम होगा बट ज़्यादा होगा ह्यूमिड एयर में. या मैं इसको बोल सकती हूँ कि साउंड ट्रैवल्स स्लोअर इन ड्राई एयर बट फास्टर इन ह्यूमिड एयर. यानी ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इंक्रीजेस, स्पीड ऑफ साउंड थ्रू इट ऑल्सो इंक्रीजेस. ठीक है. सो आपको बस बताया, एक टेबल दिया है स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मीडियम, बताया कि गैस में ये होता है 331, ऑक्सीजन में 317, हाइड्रोजन में 1286. यू डोंट हैव टू मेमोराइज दिस इज जस्ट फॉर योर आइडिया. ठीक है, समझने के लिए. ओके. अब देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. होता क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड? Or yeah, before going to reflection of sound, if there is a race between sound and light, you all tell me who will win. कौन जीतेगा? See, lightning and thunder are produced together, है ना? The flash of lightning is seen much before the thunder is heard. Correct? यानी देर इज अ टाइम गैप बिटवीन सीइंग एंड हियरिंग. समझ में आया? तो दैट इज ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय द लाइट एंड द साउंड टू ट्रैवल फ्रॉम द सोर्स टू द ऑब्जर्वर. स्पीड ऑफ लाइट जो है वो बहुत हाई है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट. लेकिन स्पीड ऑफ साउंड जो एयर में है दैट इज 343 मीटर पर सेकेंड. इसीलिए लाइट जो है वो ट्रैवल करता है ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली बोल सकते हैं, वेयर साउंड टेक्स सम टाइम टू रीच. थोड़ा वक्त लेता है कंपेयर किया जाए तो. ठीक है. सो वही रीजन है कि हम देखते हैं फ्लैश जो है लाइटिंग का वो पहले आता है फिर साउंड आता है. इसी तरह एक और एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो गेम ऑफ क्रिकेट में बॉल इज सीन टू हिट द बैट फर्स्ट एंड द साउंड ऑफ हिटिंग इज हर्ड लेटर, है ना. ये क्यों होता है? क्योंकि वेरी हाई स्पीड ऑफ light that we see the ball hitting the bat first, and it is due to comparatively low speed of sound that the sound of hitting is heard at a little later. यही चीज होता है गन में भी.
जब उसको फायर किया जाता है फ्रॉम अ डिस्टेंस, वी सी द फ्लैश ऑफ गन फर्स्ट एंड देन द साउंड ऑफ गन शॉट. ठीक है. सो लाइट रीचेस अस फास्टर, लाइट इज फास्टर कंपेयर टू साउंड. ये आप लोग बस याद रखो. नाउ लेट्स सी व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. तो इसके कुछ लॉज हैं. मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होगा? व्हेन अ साउंड वेव स्ट्राइक्स अ सरफेस दे रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम. इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन. व्हेन साउंड वेव स्ट्राइक अ सरफेस दे रिटर्न बैक इनटू द सेम मीडियम. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. ठीक है. द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज सिमिलर टू दैट ऑफ लाइट रेज. तो क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं. पहला देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, जो हमने लाइट केस में भी देखा था. द इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड द नॉर्मल. अगर ये इंसिडेंट रे है, यहां से इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल है, ऑल विल लाई एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इन द सेम प्लेन. दैट्स द सेकेंड लॉ. ठीक है. अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है और एक डायग्राम दिया हुआ है. ये जस्ट एक एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे एक स्मूथ पॉलिश्ड लार्ज वुडन बोर्ड लिया है और उसको माउंट किया वर्टिकली ऑन द टेबल. ठीक है. एट राइट एंगल टू द बोर्ड फिक्स्ड ऑन अ स्क्रीन. ये स्क्रीन, ये जो नॉर्मल है यहाँ पे, ये स्क्रीन ले लो आप लोग. ठीक है. सो ईच साइड ऑफ द स्क्रीन प्लेस अ लॉन्ग नैरो एंड हाईली पॉलिश्ड ट्यूब. ये जो ट्यूब ए और बी नाम दिया ना मैंने, वो. और एक एंड में, ए के एंड में क्लॉक प्लेस करो, बी के एंड में प्लेस योर ईयर्स. ओके. नाउ मूव द ट्यूब बी स्लाइटली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. बी को थोड़ा हल्का सा लेफ्ट टू राइट आप मूव करो टिल अ डिस्टिंक्ट टिक ऑफ क्लॉक इज हर्ड. ठीक है. जब तक आपको क्लियरली क्लॉक का टिकिंग आवाज क्लियरली सुनाई नहीं देता तब तक आप उसको मूव करो. और जैसे आपको सुनाई देता है क्लियरली, मेजर एंगल PCN यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस. आप इस एंगल को मेजर करो और मेजर करो एंगल RCN यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंड आप क्या देखेंगे, ये जो एंगल है एंगल PCN विल बी इक्वल टू एंगल RCN यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी प्रूव्ड. ठीक है. तो ये बेसिकली बताता है कि एप्लीकेशन जो है, जो हमने लाइट में देखा, तो वो कहीं ना कहीं काफी सिमिलर है टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. इट फॉलोज द सेम रूल. ठीक है. नाउ व्हाट इज एको? एको क्या होता है? सी, द साउंड रिटर्निंग बैक टूवर्ड्स द सोर्स आफ्टर सफरिंग रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, उसको हम एको कहते हैं. मतलब अगर कभी आप लोगों ने चिल्लाया होगा, हैव यू एवर शाउटेड फ्रॉम अ हिल टॉप और इन अ लार्ज हॉल विद अ डॉम शेप्ड सीलिंग. ऐसे अगर चिल्लाया होगा, क्या ऑब्जर्व किया होगा कि यू माइट हैव हर्ड योर ओन वर्ड्स आफ्टर अ गैप ऑफ टाइम. तो इसी को हम कहते हैं एको. ठीक है. सो व्हेन द साउंड इज रिफ्लेक्टेड रिपीटेडली, रिपीटेड आपको आपकी नाम, आप अगर आपका नाम चिल्लाते हो तो आपका नाम आपको बार बार सुनाई देता है. तो ये इसलिए होता है क्योंकि व्हेन द साउंड इज रिफ्लेक्टेड रिपीटेडली फ्रॉम अ नंबर ऑफ ऑब्स्टिकल्स, मोर देन वन echo, multiple echoes are heard. So multiple echoes may be heard one after the other when sound gets repeatedly reflected from distant high-rise building या hills. ठीक है. जैसे थंडर का रोलिंग होना, दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एको फॉर्मेशन. ठीक है. सो एको इज वेरी फेमिलर एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स. द टाइम गैप बिटवीन द टू साउंड्स, डायरेक्ट, एक तो जो आप बोलते हो डायरेक्ट वाला, और जो एको, डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स में. क्या क्या फैक्टर्स है वो देख लेते हैं. पहला, ये जो टाइम गैप है ओरिजिनल और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच का, कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड्स होना चाहिए. और ये जो 0.1 सेकेंड तक जो आवाज रहता है उसको हम कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग. यानी impression of any sound heard by us remain for 0.1 seconds in our brain. If any other sound enters our ears before 0.1 seconds, then the second sound will not be heard by us. दूसरी वाली आवाज जो है वो हमें सुनाई नहीं देगा. यानी फॉर echo to be clearly heard, टाइम गैप क्या होना चाहिए? 0.1 सेकेंड या 1/10 सेकेंड्स कम से कम होना चाहिए. ठीक है. तो ये एक कंडीशन हुआ. दूसरा कंडीशन ये है कि डिस्टेंस जो होना चाहिए सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्स्टिकल का बीच में कम से कम 17.2 मीटर का होना चाहिए. कैसे हुआ? सी,
मान लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर और ऑब्स्टेकल जो है वो d है, स्पीड ऑफ साउंड को हमने v लिया, सो ठीक है, और टाइम आफ्टर विच द एको इज हर्ड उसको t लिया। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हमें पता है, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्यों 2d लिया है, क्योंकि जाके, इसीलिए 2d लिया है क्योंकि वॉइस, सी द साउंड विल गो एंड देन रिटर्न बैक, राइट। जाने का अगर d है, वापस आने का भी डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, तो d प्लस d कितना होगा, 2d। अंडरस्टूड, दैट्स द रीजन वाई वी टेक डिस्टेंस एज 2d हियर। सो टाइम क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना है 2d, स्पीड कितना है v, तो इसमें से डिस्टेंस क्या मिल जाएगा, vt बाय 2। सो वी नो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना होगा, 343 मीटर पर सेकेंड, अगर नॉर्मल टेम्परेचर अगर ये है तो, और टाइम क्या होना चाहिए 0.1 सेकेंड कम से कम। ऑलराइट, तो डिस्टेंस क्या होगा, सब्सटीट्यूट द वैल्यूज हियर। स्पीड हमें पता है 343 है, टाइम हमें पता है 0.1 है, तो डिवाइडेड बाय 2। सो व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एज 17.2 मीटर्स। यानी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्स्टिकल फॉर एको टू बी हर्ड शुड बी 17.2 और मोर। मिनिमम डिस्टेंस शुड बी 17.2 मीटर। एक्चुअली स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है ना, इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये मैंने बोला। So, the minimum distance in air between the observer and the obstacle for an echo to be heard clearly at temperatures higher than 25 degrees Celsius is more than 17.2 meters. यानी अगर आपके रूम में जिसमें वॉल्स हो, अगर वॉल्स लेस देन 17.2 मीटर है तो echo क्या हो जाएगा, you will not hear the echo। ठीक है, तो ये एक कंडीशन हुआ। दूसरा है, it depends on nature of the obstacle। मस्ट बी, मतलब जो फॉर्मेशन अगर एको फॉर्म करना है तो ऑब्स्टिकल क्या होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, जैसे कोई बिल्डिंग हिल या क्लिफ। तो ये एक प्रॉपर्टी हुआ, मतलब कंडीशन हुआ। दूसरा, साइज ऑफ ऑब्स्टिकल काफ़ी बड़ा होना चाहिए फॉर प्रॉपर रिफ्लेक्शन टू टेक प्लेस, ताकि आपको एको प्रॉपरली सुनाई दे। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्या होता है, रिपीटेड रिफ्लेक्शन होता है that results in the persistence of sound in a large hall। repeated reflection के वजह से जो persistence create होता है, यानी अगर एक एग्जाम्पल बना तो ऑडिटोरियम या हॉल में अगर वो खाली है, नया नया बना हुआ है, तो आपको आवाज क्लियरली सुनाई नहीं देता है, राइट, ब्लर होता है और डिस्टॉर्टेड होता है। तो उसको कम करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, साउंड बोर्ड्स होते हैं, फाइबर बोर्ड्स होते हैं, रफ प्लास्टर्स होते हैं, ड्रापर्स होते हैं, और हॉल को हम भर देते हैं चीज़ों के साथ, ताकि वो जो एको आ रहा है उसको वो एब्जॉर्ब कर सके, जो रिफ्लेक्टेड रेस है उसको वो एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो ये जो परसिस्ट करता है आवाज़ हॉल में, उसको हम कहते हैं रिवर्बरेशन। जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है सेथोस्कोप। सेथोस्कोप इंस्ट्रूमेंट है, डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट है, हमें पता है दैट इज बेस्ड ऑन मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। सो जनरली डॉक्टर्स यूज करते हैं टू लिसन टू द साउंड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी, पर्टिकुलरली इन द हार्ट और लंग्स। सो दैट्स वन एप्लीकेशन, और यू कैन से वेयर इट इज यूज है। ठीक है, तो कुछ और यूजेस देख लेते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। जैसे बात करते हैं मेगाफोन्स। मेगाफोन्स में क्या होता है, इट इज जैसे आपको इमेज दिख रहा है, हॉर्न शेप्ड ट्यूब जैसा होता है, राइट, फॉर एड्रेसिंग स्मॉल पीपल ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। उसमें एक एंड में स्पीकर होता है और दूसरे एंड में लिसनर्स होते हैं। सो इन दीज डिवाइसेस द साउंड वेव्स सफर रिफ्लेक्शन रिपीटेडली एंड द एनर्जी ऑफ द वेव्स रिमेन कन्फाइंड टू द ट्यूब तक रहता है। तो साउंड वेव्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम स्प्रेडिंग आउट। ठीक है, तो ये एक यूज हुआ। फिर हियरिंग एड में भी काम आता है। पर्सन हु आर हार्ड ऑफ हियरिंग, जिसको बराबर सुनाई नहीं देता, वो ये यूज करता है, राइट। तो साउंड वेव्स रिसीव्ड बाय द वाइड एंड क्या होता है, रिफ्लेक्टेड होता है इनटू अ मच नैरो एरिया लीडिंग टू द ईयर। सो दिस इंक्रीजेस एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग इनसाइड द ईयर एंड हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द हियरिंग स्किल्स। ठीक है, स्टेथोस्कोप हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया। अभी ये जो साउंड बोर्ड्स होते हैं या कर्व्ड सीलिंग्स और जो वॉल्स होते हैं लार्ज हॉल्स में, वहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स क्या करते हैं, इंटरफेयर करता है विद द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम, जैसे हमने बताया कि हॉल्स में चीज़ें भर देते हैं,
कर्टन, स्क्रीन्स, ये साउंड बोर्ड्स, तो ये सब साउंड बोर्ड क्या करते हैं, कॉन्केव रिजिड सरफेस होता है। तो स्पीकर जो होता है वो इस साउंड बोर्ड के फोकस पे लोकेट किया जाता है, ठीक है, लोकेटेड एट द फोकस ऑफ द साउंड बोर्ड प्लेस्ड बिहाइंड द स्पीकर। तो ये साउंड बोर्ड रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स को पैरेलली सेंड करता है। दिस एनेबल्स द साउंड टू रीच लार्ज डिस्टेंसेस, यानी बेसिकली साउंड बोर्ड प्रिवेंट करता है स्प्रेडिंग आउट ऑफ साउंड वेव्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। तो ये सारे क्या यूजेस हैं ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड।